हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2019 का लैंग्वेज 2 से है। तो 15 बेहतरीन क्वेश्चन को हम देखेंगे और समझेंगे कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं थोड़े से फेरबदल के साथ। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हिंदी पेडागोजी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 136 से, हम 136 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी। तो पढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यानी प्राथमिक स्तर यानी जो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है उसमें बच्चे की क्या देखनी है, मौखिक अभिव्यक्ति को देखना है, यानी उनकी बोलने की क्षमता को देखना है कि किस तरह से वो भाषा का प्रयोग बोलने के दौरान करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति हम उसी को कहेंगे। कितनी प्रभावी तरीके से आप अपनी बातों को बोल पाते हैं वही होती है मौखिक अभिव्यक्ति। तो प्राथमिक स्तर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है ना, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होगा, विकास में कौन महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे कम। ठीक है, घटना वर्णन करना, यानी आपको पहचानना है कि किस बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है तो आप किस बच्चे को क्या दोगे, एक घटना का वर्णन करने के लिए कहोगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कहानी को शब्दकोश दोहराना, यानी कहानी को मतलब जिस तरह से लिखी हुई है उसी तरीके से आपको बोल देना है, पढ़ देना है ना, यानी रिपीट करना है। कहानी को अपनी भाषा में कहना या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। यानी देखिए यहाँ पर यह है कि कहानी को अपनी भाषा में, जो तीसरा ऑप्शन है अपनी भाषा में कहना, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये तो कम महत्वपूर्ण होगा नहीं, यहाँ पे कम पूछा है यानी आपको कम पर ध्यान रखना होगा कि सबसे कम यानी लेस इंपॉर्टेंट है। चित्र देख के कहानी कहलवाना, यानी बच्चों के सामने आपने एक पिक्चर दे दिया और बोला कि बताओ कि इस स्टोरी में क्या हो रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना है, तो ये भी होगा। ठीक है, सही माना जाएगा। घटना का वर्णन करना, इसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति की जांच आप कर सकते हो, उसकी विकास कर सकते हो। लेकिन कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी जो कहानी है उसको पूरा रट कर उसी तरीके से बोल देना, इससे मौखिक अभिव्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है और ना ही इसकी विकास हो पाती है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका सही आंसर होगा 136 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यानी मुहावरा और लोकोक्ति है ना, मुहावरा और लोकोक्ति आप जानते हो कि बहुत सारे मुहावरे बोले जाते हैं है ना, और लोकोक्ति बोली जाती है किसी भी भाषा को क्या करने के लिए, प्रभावी करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोलता है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे आप डबल टिक लगा सकते हो, ये भी कहना सही है। लेकिन यहाँ पे सबसे उचित बता रहा है ना, ये भाषा को नियंत्रित करता है, ऐसा नहीं है कि भाषा को नियंत्रित करता। हाँ, ये है कि भाषा को इफेक्टिव जरूर बनाता है। भाषा को अलंकरण इसका कार्य है, भाषा का अलंकरण इसका कार्य है। यानी अलंकार यानी भाषा को क्या करना, सजा देने वाला काम इसका है। तो देखिए भाषा को सजाना यानी अलंकृत करने का काम किसका होता है, अलंकार का होता है। ठीक है, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे इफेक्टिव कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या बोल रहा है कि जब आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी भी भाषा का प्रयोग करने में, तो जब आप किस मुहावरे बोलेंगे या लोकोक्ति बोलेंगे और उसमें भाषा का प्रयोग करेंगे तो भाषा अपने आप में बहुत ही प्रभावी दिखेगी, बहुत ही इफेक्टिव दिखेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 137 का
सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीता ने सभी बच्चे को, है ना, मीता ने सभी बच्चों, यानी मीता कौन है, क्लास टीचर होंगी या टीचर होंगी, है ना, ये सब्जेक्ट टीचर होंगी। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जिसमें बच्चों को भरना था, है ना। मीता ने किसका प्रयोग किया, यानी मीता क्या कह रही है कि किस तरह से, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, यहाँ पे लिखने के ये लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लैंक है, फिर कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद ब्लैंक रहेगा। तो जब लिखा हुआ रहे फिर उसमें ब्लैंक रहे, है ना, लिखा हुआ रहे फिर ब्लैंक रहे, तो इस तरह का जो यूज करते हैं उसको बोलते क्या है। ठीक है ना, पठन परीक्षण है, लेखन परीक्षण है, व्याकरण परीक्षण है या खोज परीक्षण है, इसको हम बोलते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्लोज परीक्षण, यानी क्लोज टेस्ट भी हम इसको, इंग्लिश में भी आता है ये क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट कहते हैं, यानी क्लोज परीक्षण होता है जहां पे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना होता है, जहां पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है, वहां पे आपको क्या होता है, क्लोज परीक्षण उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोलता है वो देखेंगे, है ना। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास हम कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से आपको टिक लगाना होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में चित्रांकन और लिपि चिन्हों से। तीसरा ऑप्शन है रेखांकन और लिपि चिन्हों से, और चौथा ऑप्शन है लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट से। तो देखिए यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वन 140 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, मुदिता अक्षर श को स बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में, है ना, शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी वो क्या बोलती है, श जहां पे बोलना है तो वो क्या बोलती है, स। ठीक है ना, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि क्यों वो श को स बोलती है, या कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो श को स बोलती है। तो इसके पीछे का, आप अगर भाषा की शिक्षिका है, आप लैंग्वेज की टीचर है, तो आप कैसे उसको पकड़िएगा कि आखिर उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्यों श को श बोलती है। तो भाषागत त्रुटि का होना, उसमें भाषागत त्रुटि है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, तीसरा ऑप्शन बोलता है भाषागत ज्ञान का अभाव है, या चौथा है भाषा प्रयोग में लापरवाही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है, प्रभाव है। कैसे है देखिए, आप जैसे क्या होते हैं कि हिंदी जो हमारी होती है, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव उस पर रहता है। जैसे अगर हरियाणा के लोग हैं ना, तो उनकी हिंदी में हरियाणवी टोन आ जाती है, अगर बिहार के लोग हैं तो बिहारी टोन आ जाती है। तो बिहार के लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि र को ना, र होता है ना, र जैसे हम बोलते हैं सड़क, तो वो बोलते हैं सरक, र बोल देते हैं, र के जगह र का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे सड़क, लिखते सही है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका उच्चारण है, उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, उनके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है। तो वो सड़क ना बोल के सरक बोलते हैं, है ना। तो इस तरह का उनका प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को जो बिहार से बच्चे देख रहे होंगे उसको आप प्लीज़ पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि एक ये पढ़ाने का वे है कि क्यों क्षेत्रीय भाषा का किस तरह प्रभाव पड़ता है। ये हर स्टेट के बच्चों के साथ होता है, तो किसी भी को अपने इस मतलब कमेंट्स को आपको पर्सनल नहीं लेना है, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि इस तरह का होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग इंटेलेक्चुअली अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे माने जाते हैं। बिहार के बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए इस तरह का एक एग्जाम्पल लिया जाता है कि वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग करते हैं, और उसके प्रभाव के कारण उनकी ये श को स बोलने की, र को र बोलने की आदत बन जाती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, यानी ऐसा कौन सा प्रश्न है। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं आपको और इसमें से बताना है कि किस प्रश्न के द्वारा किसी भी बच्चे की भाषा को आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसका आकलन कर पाएंगे, यानी बच्चे की भाषा किस में उभर कर आएगी। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाइए, यानी डाल डाल का यूज कीजिए हर वाक्य में और उससे क्या बनाना है, आपको वाक्य बनाना है। दूसरा है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको गहराई से सोचना है कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सोचना है और सोच के ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करके आपको क्या करना है, लिखना है कब और क्यों। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें ज़्यादा आपको थिंकिंग लगानी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो देखिए ये 1 वर्ड आंसर है ना, यहाँ पे 1 वर्ड आंसर निकल के आएगा कि तितली और कली ने क्या खेला होगा। मान लीजिए कोई खेल खेला होगा तो उस खेल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर तो भाषा प्रयोग की क्षमता का आप क्या कर पा रहे हो, आप आकलन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 1 वर्ड आंसर है ना। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, लेकिन जो ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी यहाँ पे बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, है ना, अलग अलग थिंकिंग लगाएंगे, उसके थ्रू यहाँ पे आंसर देंगे। तुम्हारी मनपसंद की किताब कौन सी है। तो मान लीजिए मेरे मनपसंद की किताब का क्या नाम है, पंचतंत्र नाम है। तो 1 वर्ड का आंसर हो गया है ना। तो यहाँ पर भी 1 वर्ड आंसर निकल रहा है, यहाँ पर भी 1 वर्ड आंसर और यहाँ पे 1 लाइन का कोई वाक्य निकलेगा। आपको ज्यादा भाषा कहाँ दिखेगी, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही आपका सही आंसर होगा, यानी 141 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से फेरबदल के साथ रिपीट हो जाते हैं, नाम चेंज कर दिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 142 नंबर में सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में दिया है, तो इसकी जगह आपका प्याजे से रिलेटेड कुछ दे दिया जाता है ना, वाइगस्की से रिलेटेड दे दिया जाएगा, चॉम्स्की से रिलेटेड दे दिया जाएगा। तो थोड़े से फेरबदल के साथ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर कर लिए तो आपको 13 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आउट ऑफ 15। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में किसने बताया था, सोशल इंटरैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि किसने बताया था सोशल इंटरैक्शन के बारे में, कि बच्चे क्या होते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसकी बात किसने की थी, इसकी बात वाइगस्की ने की थी, है ना। तो वाइगस्की क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, है ना, रचनावादी थे और इनका मानना था, इन्होंने किस पर थ्योरी बनाई थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर थ्योरी बताई थी कि किस तरह बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होती है ना, और क्या क्या चीज़ें इन मेंटल डेवलपमेंट पे रोल प्ले करती है। तो उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया था, कल्चर के बारे में बताया था और सोसाइटी के बारे में, यानी भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में और समाज के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी भी तरह का देखिए प्रॉब्लम है, ये कोई कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो देखिए चैनल नया है ना, मैं भी नई हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का सजेशन है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, चलिए 143 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। यानी यहाँ पे अब बीएफ स्किनर की बात हो रही है। बीएफ स्किनर क्या थे, व्यवहारवादी थे, है ना, यानी बिहेवियरिस्ट थे और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बिहेवियरिस्ट फील्ड में, है ना, और सबसे पहली फील्ड मानी जाती है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, लर्निंग पर थ्योरी दी थी, है ना, यानी अधिगम कैसे होता है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो स्किनर क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे। तो व्यवहारवादी जो लोग थे वो अनुकरण को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। अनुकरण यानी नकल करके, देख के सीखते हैं, है ना, इमिटेशन के थ्रू सीखना, नकल के थ्रू सीखना, अनुकरण करके सीखना, तो उस पर बल दिया था। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे,
जानवरों पे किए थे व्यवहारवादियों ने, है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर माना जाता है, कौन है? थॉर्नडाइक, है ना। E.L. थॉर्नडाइक उनका नाम है। अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगस्की ने दिया था। भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 144 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। यानी बच्चे की लैंग्वेज की कैपेबिलिटी कितनी है, कैसी है, उसका आपको आकलन करना है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यानी सर्वाधिक सहायक यानी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यानी भाषा क्षमता का आपको क्या करना, आकलन करना है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा सहायक, सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली बात कौन सी होगी, इस चारों ऑप्शन को पढ़ के आपको बताना है ना। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? बच्चे की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यानी बच्चे क्या करेंगे? परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यानी इसी तरह नॉर्मली बात करेंगे, है ना। फॉर्मल तरीके से नहीं बात करेंगे, इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे, जैसे हम घर में बात करते हैं। बच्चे की कक्षा में अनौपचारिक बात, यानी बच्चे क्या करेंगे? कक्षा में अनौपचारिक बात करेंगे। यानी बच्चे क्या करेंगे? कक्षा में अनौपचारिक बात से आप उसको उनकी भाषा का आकलन का पता करो, भाषा की क्षमता का आकलन करोगे। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, है ना। तो देखिए यहाँ पे औपचारिक दिया हुआ है, यहाँ भी औपचारिक बात दिया हुआ है ना। तो जब फॉर्मल तरीके से बात करेंगे ना तो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। तो जब सोच समझ के बात करेंगे तो आप वहाँ पे भाषा की आकलन क्षमता नहीं कर पाएंगे, यानी भाषा की क्षमता का आप आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सोच समझ के आप बात करोगे तो कम बातें करोगे, है ना। तो औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, जहाँ पे बच्चे खुल के बात करेंगे। तो खुल के बात कब करेंगे? जब अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे, जैसे घर में बच्चे बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आप जाओगे टीचर वगैरह से बात करोगे तो टीचर क्या बोलते हैं कि बहुत शाई है, बहुत कम बोलता है। किसी भी बच्चे के बारे में अगर पूछोगे, कोई एक बच्चा है जो कि बहुत शांत रहता है क्लास में, लेकिन उसके माँ बाप क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ये घर में तो बहुत बातें करता है। तो क्या हो रहा है कि स्कूल में वो बहुत लिमिटेड बात कर रहा है। हो सकता है रीजन कुछ भी हो, लेकिन स्कूल में लिमिटेड, बहुत सारे बच्चे बहुत कम बात करते हैं। वही बच्चे को जब आप घर में देखोगे तो बहुत खुल के बातें करते हैं। तो घर में क्या होता है? अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके से, है ना। कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं, है ना, खुल के बातें करते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत फ्रीडम फील करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और औपचारिक कक्षा में औपचारिक बात हो रहा है, यानी बच्चे लिमिटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप भाषा क्षमता का आकलन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं तब भी आप नहीं कर पाओगे। चौथा ऑप्शन क्या है? बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, यानी अभ्यास कार्य करने से भी आप भाषा क्षमता का आकलन नहीं कर सकोगे। कब आप कर पाओगे? जब बच्चे अनौपचारिक बात करेंगे, परस्पर यानी खुल के बात करेंगे, तब आप उसकी भाषा की क्षमता का, यानी उसकी भाषा पे कितनी पकड़ है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी आकलन कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही है इस यहाँ पर, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लगता है कि कहाँ अनौपचारिक है, कहाँ औपचारिक है, ये दोनों लगेगा कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बच्चे कहाँ खुल के बात करेंगे? जब अनौपचारिक तरीके से बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 145 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ध्यान में रखिएगा, ये सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर है और ये सेकंड लैंग्वेज का पेपर है ना, लैंग्वेज 2 के लिए ये क्वेश्चन आया था। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? यानी कौन सा प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिससे बहुभाषिता को पोषित करता है, यानी बहुभाषिता को वैल्यू देता है, रिस्पेक्ट देता है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको बताना है पढ़ के, ठीक है। पहला क्या बोलता है? अच्छी लगने वाली महक को आप को क्या कहेंगे? यानी अच्छी लगने वाली महक को आप क्या कहेंगे, ठीक है। दूसरा है बुरी लगने वाली महक को आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुभाषिता से तो रिलेटेड आप कुछ लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, ठीक है। यहाँ भी बहुभाषिता के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला जा रहा है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो यहाँ पे फूलों के नाम अपने भाषा में लिखना है।
तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, बहुभाषिता को पोषित करना, यानी बहुभाषिता को रिस्पेक्ट देना है। तो यहाँ पर ये अपनी भाषा में फूलों के नाम लिखना यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि क्लास में क्या है, डाइवर्स बच्चे हैं। डाइवर्स का मतलब अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। कोई पंजाबी बच्चा है, कोई बिहारी बच्चा है, कोई गुजराती बच्चा है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने भाषा में फूलों के नाम लिख के आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुभाषिता को आप पोषित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 146 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है, यानी कोई कहानी है, उसमें कहाँ किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, पहाड़ी शब्दों का, घाटी शब्दों का, है ना, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए, यानी पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द होंगे, है ना, जो कि पहाड़ी इलाके में, यानी जो पहाड़ में लोग रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो उनके इलाके के बहुत सारे शब्द होंगे जो कि आम भाषा में नहीं प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सोच के लिखना है। तो यह प्रश्न क्या किसका उदाहरण देता है, क्या बता रहा है, इस प्रश्न से आप क्या समझते हो, यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप संदर्भ में व्याकरण पढ़ा रहे हो, पहला ऑप्शन बोल रहा है शब्द भंडार में विकास है। देखिए, शब्द भंडार में विकास आप एक ही पहाड़ी भाषा को के चैप्टर से ही नहीं कर सकते हो। शब्द भंडार का तरीका, शब्द भंडार अगर आपको बढ़ाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि कहानी पढ़ाई गई है जो कि पहाड़ी एरिया से रिलेटेड एक कहानी है ना। तो घाटी का यूज किया गया है उस कहानी में, तो उस कहानी को पढ़ा रहे हो। तो अगर शब्द भंडार आपको बढ़ाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। शब्दकोश का विकास करना, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। पर्यायवाची शब्दों से परिचित कराना है, उसके भी दूसरे तरीके हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे संदर्भ में व्याकरण पढ़ाया जा रहा है ना, यानी पहले तो कहानी पढ़ाई गई, उसके बाद कहा गया कि इस पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच के लिखो, यानी कि यहाँ पे संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है, यानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कि उस कहानी को व्याकरण से जोड़ दिया गया है ना, उस कहानी को व्याकरण से जोड़ दिया गया और नए नए शब्द लाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं, विलोम शब्द भी आ सकते हैं, है ना, समानार्थिक शब्द भी आ सकते हैं। तो संदर्भ में व्याकरण, उस कहानी को व्याकरण से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 147 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में रुचिकर बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है, यानी आपको ऐसा टीचिंग प्रोसेस बनाना है जहां पर क्या रहे, इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चों का, है ना। तो उसको बनाने में डैश शिक्षण समृद्धि सहायक होगी, यानी आपको कौन से ऐसे रिसोर्स का, है ना, टीचिंग रिसोर्स का, टीचिंग एड का आप यूज करोगे क्लासरूम में, जिससे आपकी जो टीचिंग है, एक्टिविटी है, टीचिंग जो है प्रोसेस है, वो बहुत ही इफेक्टिव दिखेगी, रुचिकर दिखेगी, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे उसमें रुचि लेंगे। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा क्लासरूम में, जिससे आपकी आप जो पढ़ाने जा रहे हो वो बहुत ही इफेक्टिव वे में उभर कर आए, है ना। तो क्या ऑडियो वीडियो का आप यूज करोगे, वैविध्यपूर्ण यूज करोगे, अलग अलग तरह के क्या करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करोगे, वीडियो परक यूज करोगे, या पत्र पत्रिकाएं यूज करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना, ऑडियो वीडियो सिर्फ एक टीचिंग एड का यूज हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे वैविध्यपूर्ण जो होता है उसमें क्या होता है, यानी डाइवर्सिफाई, यानी बहुत सारे टीचिंग एड का आप यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपने प्रोजेक्टर भी स्टार्ट कर दिया है क्लासरूम में, आपके पास यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर पे आप ऑडियो वीडियो भी चल रहा है, ब्लैक बोर्ड पे आप लिख के भी समझा रहे हो, है ना। आपके हाथ में चार्ट पेपर भी है, कुछ मैगजीन से रिलेटेड आपके पास कटिंग्स भी है अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो। तो बहुत सारे आप जब
टीचिंग एड का यूज़ करोगे आपने क्लासरूम टीचिंग में, आपने जब ट्रेनिंग की होगी टीचर की, तो उसमें इस तरह की टीचिंग एड लेकर आपको जाना पड़ा होगा जब आप टीचिंग की ट्रेनिंग कर रहे होगे, बीएड कर रहे होगे, डीएलएड कर रहे होगे। तो जितना ज़्यादा आप टीचिंग एड का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपका क्लासरूम होगा। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी वैविध्यपूर्ण यानी डाइवर्सिफाई टीचिंग एड का यूज़ करो, यानी जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करो। उससे क्या होगा, क्योंकि क्या है, क्लासरूम क्यों यूज़ करने का, इसका पर्पस क्या है कि बच्चे जो है ना, हर तरह के बच्चे हैं। कोई बच्चे देख के अच्छा सीखते हैं, कोई सुन के अच्छा सीखते हैं, है ना, कोई छू के अच्छे से सीखते हैं ना, कोई कॉन्क्रीट मटेरियल को देख के सीखते हैं, कोई इमेजिनेशन के थ्रू सीखते हैं। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई मटेरियल यूज़ करना होगा, यानी वैविध्यपूर्ण आपको टीचिंग एड यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास डैश है और साहित्य डैश है। यानी भाषा का विकास, भाषा क्षमता का विकास क्या है प्राथमिक स्तर पर, और साहित्य क्या है आपको बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा क्षमता का विकास क्या है, साध्य है और साधन है। साहित्य क्या है, साधन है। साहित्य क्या है, एक साधन है। और भाषा क्षमता का विकास क्या है, साध्य है। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए समझाने में ना थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए घबराना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ गए तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करना है और उसके लिए जोर लगा देना है ना। प्राथमिक स्तर पे कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना, और भाषा संबंधित व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। सबसे पहले तो कंठस्थ करना होगा नहीं, इसको आप रॉन्ग कर दो, है ना। रचना के माध्यम से विभिन्न विषयों को जोड़ना, देखिए ये सब सही लग रहा है, कौन सा सही नहीं होगा। देखिए ये भी सही है कि तार्किक यानी आप तर्क देना, अपनी भाषा को, आप अपने द्वारा कही गई बात को, यानी अपने बात को सही करना, यानी लॉजिक के थ्रू, तर्क के थ्रू सही करना, एकदम सही है। यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है आपको, उद्देश्य नहीं होगा। भाषा के सृजनशील एवं काल्पनिक प्रयोग करना, यानी बहुत ही अच्छे से काल्पनिक तरीके से इमेजिनेशन के थ्रू आप भाषा का क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, ये भी उद्देश्य है ना, ये सब उद्देश्य है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना, यानी क्या करना, यहाँ पे लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम का प्रयोग करना, यानी हम कहते हैं ना इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर आप पढ़ाते हो, तो ये भी होगा। यानी कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4, और यही आपका सही होगा कि यही उद्देश्य नहीं होगा। कंठस्थ करना, रट्टाफिकेशन कराना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यानी भाषा की डैश के प्रति, यानी भाषा के किसके प्रति, वो हमको यहाँ पे एक एक ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद देखना होगा, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा है कि विविधता का, भाषा की विविधता के प्रति विद्वान, नहीं ऑप्शन लग रहा है विद्वान बन के, भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील, यानी आपको उसके प्रति संवेदना रखना है, तो ये तो आपको सही लग रहा है, ठीक है। संवेदनशील, भाषा की संवेदनशीलता और कठोरता बिल्कुल नहीं होगा। भाषा की एक रूपता और संवेदनशीलता, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा कि भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनके उनका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हिंदी पेडागोजी से हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ कुछ किसी दूसरे प्रीवियस ईयर को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।